हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है टीचिंग परीक्षा के आज के इस वीडियो में, जिसमें फ्रेंड्स हम लोग हमारा फंडामेंटल राइट्स का पार्ट नंबर 2 देखने वाले हैं। तो आप सभी लोग जल्दी जल्दी से बता दीजिए अगर आप लोगों को आवाज बराबर आ रही है, स्ट्रीमिंग भी आप सभी लोगों को बराबर है। जितने भी लोग हमारे साथ में यहाँ पर में जुड़े हुए हैं उन सभी लोगों का स्वागत है। सभी को आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, आप सभी का स्वागत है। और मैं आप लोगों को बता दूं कि जो अ, आप लोगों से जो प्यार मिल रहा है और जितना ज्यादा मतलब एक चीज है आप लोगों ने जो जितना ये दिया है, इसके वजह से काफी सारी अच्छी चीजें हो रही है। अच्छे अच्छे से मतलब अ, टी- इसको बढ़ाने के लिए या इसको और बेहतर आप लोगों के लिए और बेहतर सुविधाएं देने के लिए क्या किया जा सकता है, क्या टेक्नोलॉजी इंपोर्ट की जा सकती है, क्या आप लोगों के लिए और वो किया जा सकता है। काफी सारे लोगों के कॉल्स आ रहे हैं, ठीक है, कि कैसे इसको और ज्यादा बेहतर किया जा सकता है। बस एक कॉल था, उसी वजह से मैं थोड़ा सा लेट हो गया कि सर अगर इस तरीके से किया जाए, इस तरीके से इसको साथ में मिलकर किया जाए तो शायद हम लोग और ज्यादा बेहतर सेटअप कर सकते हैं। ये सिर्फ अकेला दानिश सर का वजह से नहीं है, ठीक है। ये अकेला जो है टीचिंग परीक्षा की टीम के वजह से नहीं है। ये पूरा का पूरा जो है फ्रेंड्स आप लोगों का पूरा आपके वजह से है। मतलब पूरी की पूरी टीचिंग परीक्षा फैमिली के वजह से है कि मतलब इतने सारे लोगों के बीच में अच्छी चीज गई है। एक अच्छा चीज हो रहा है कि लोग, ठीक है, जो है फोन करके मतलब सामने से बात कर रहे हैं कि हम कैसे आपके साथ में वो कर सकते हैं, ठीक है। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पर में हमारा सेशन फंडामेंटल राइट्स पार्ट नंबर 2। चलिए, अब ये मेरे पता है काफी सारे लोग जो है मेरे वीडियोस यूज कर रहे हैं, बट कोई इशू नहीं। मैंने उनको बोला हुआ है कि जो अगर अनलेस एंड अनटिल कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा है और कोई कमा रहा है यार, तो मेरे को कोई इशू नहीं है। आप लोगों में से भी कोई भी अपने अपने यूट्यूब चैनल पे डाल के वीडियोस से मेरे पैसे कमाना चाहता है, मैं आप लोगों को पूरा अधिकार देता हूँ। आप लोग जैसे चाहो मेरे वीडियो को यूज करो, बस नुकसान मत करना, कोई भी निगेटिव वे में मत करना उसको, कि कोई नुकसानदायक वाली चीजें मत करना। आप लोगों में से जो भी बच्चा यूट्यूब चैनल बनाकर टीचिंग परीक्षा के यूट्यूब चैनल से डाउनलोड करके अपने चैनल पे यूज करना चाहता है, दो पैसे कमाना चाहता है, अपने आप को सपोर्ट करना चाहता है, अपने परिवार को सपोर्ट करना चाहता है, मेरे को कोई इशू नहीं है। आप लोगों को बिल्कुल 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 फ्रीडम है, ठीक है। मेरे तरफ से बिल्कुल छूट है आप लोगों को, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। लोग फ्रेंड्स यहाँ पर में हम लोगों ने फंडामेंटल राइट्स की बात की थी, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स की बात की थी। फंडामेंटल राइट्स के अंदर में जो है फ्रेंड्स हम लोगों ने पहले तीन जो हमारे फंडामेंटल पहले दो जो फंडामेंटल राइट्स हो उनको देख लिया था, जो बड़े वाले थे। आर्टिकल नंबर 14 से लेकर 18 तक जो हमारे फंडामेंटल राइट्स है वो राइट टू इक्वेलिटी के अंदर में आते हैं। ये जो परिवार है आप लोगों का, ठीक है, राइट टू इक्वेलिटी, समानता का अधिकार। समानता का अधिकार के अंतर्गत आपको कानून के सामने समानता दी गई थी, याद आ रहा है आप लोगों को, कानून के सामने समानता, और कानून आपके समान जो है वो रक्षा भी करेगा। उसके बाद में दूसरी वाली बात करें हम लोग यहाँ पर में, तो क्या हुआ था आपका, आपको भेदभाव से बचाया गया 15 के अंदर में, भेदभाव से बचाव का अधिकार है आपके पास में। उसके बाद में फ्रेंड्स आर्टिकल नंबर 16 में आप लोगों को जो है अपॉर्चुनिटी दी गई पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में, इक्वल अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। 17 के अंदर में अनटचेबिलिटी को एबॉलिश कर दिया गया ताकि क्या हो, आपका जो छूआछूत होता है जात पात के नाम पर, उसको खत्म किया जा सके। और आर्टिकल नंबर 18 के अंदर में आपको बोला गया कि टाइटल्स खत्म कर दिए गए सारे के सारे। हमने ऐसे याद किया था कि भाई 14 साल की उम्र के अंदर में आप लोगों को समानता समझ में आई, ठीक है, और 15 साल की उम्र में आप लोगों ने भेदभाव खत्म करके राजू ने नेहा को और नेहा ने राजू को पसंद कर लिया। दोनों अलग अलग कास्ट के, अलग अलग रिलीजन के थे, मान लीजिए, ठीक है। 16 साल की जब हुए तो पता चला कि भाई आपको क्या करना है, अब जॉब करनी है, तो जॉब में इक्वलिटी। अगर जॉब नहीं लगी तो अनटचेबिलिटी लागू हो जाएंगे आपके ऊपर में कि डोंट टच मी, ठीक है, डोंट डू नॉट टच बन जाओगे आप, छुआछूत वाले। और 18 साल की उम्र में आपके आपका जो टाइटल था, ठीक है, जो भी आपको जो बी एंड एक और लेटर और जी एंड एक और लेटर जो आपको दिया गया था, वो टाइटल आपका छूट जाएगा अगर आपका अनटचेबिलिटी आप पे लागू हो गई तो। बस ऐसे थोड़ा सा हम लोगों ने याद किया था। उसके बाद में हम लोगों ने आर्टिकल नंबर 19 से 22 तक देखा फ्रेंड्स। आर्टिकल नंबर 19 के अंदर में आप लोगों को कुछ 6 स्वतंत्रताएं दी गई है कि देश में कहीं पे भी घूम सकते हो, बोल सकते हो, ठीक है, बिजनेस चालू कर सकते हो आप लोग, यूनियन बना सकते हो, पीसफुल तरीके से एकत्रित हो सकते हो एक जगह पे कहीं पे। ये सारे आप लोगों को कुछ अधिकार दिए गए हैं। आर्टिकल नंबर 19 जो 1 है आपका, वो बोलता है आपको बोलने का अधिकार है, और वही आपका फ्रीडम ऑफ प्रेस भी बन जाता है अपने आप ही ऑटोमेटिकली। आर्टिकल नंबर 20 के बारे में बताया कि अगर आप लोगों को
पुलिस ने पकड़ा और आपको सजा हो भी गई, मान लो आप दोष सिद्ध हो गए आप, तो दोष सिद्ध होने पर, ठीक है, दोष सिद्ध होने पर भी आपके कुछ अधिकार है। आपके ऊपर में गुनाह साबित हो गया तो भी आपके कुछ अधिकार है। वो आर्टिकल नंबर 20 में हमने डिस्कस किए थे, कल वाला लेक्चर अच्छे से देख लेना आप, ठीक है, रिवीजन करते रहना, आप लोगों को मजा आएंगी पढ़ने में। 18 में कंफ्यूजन है सर, 18 में कोई भी कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। देखिए पहले क्या होता था कि आप लोगों को मान लीजिए कि मैं राजा हूं, ठीक है, ओके, इस देश का ये देश मेरा है और इस देश का मैं राजा हूं मान लीजिए। अब मोहम्मद इंतखाब आलम जी, आप ही आते हो मेरे पास में, आप सुनाते हो खबर कि जिले हिलाही, ठीक है, सलाम कबूल कीजिए, आप जो है वो फ, आप फादर बन गए, आपके घर में नन्ना मुन्ना चांद आया है। अब मैं बड़ा खुश हो गया एकदम से, वाह मेरे घर में बेटा हुआ है। मैंने निकाला, मैंने जो है बोला कि आज से इंतखाब आलम को जो है वो शाह आलम इंतखाब आलम बोला जाएगा करके, शाह की उपाधि दे दी, शाह आलम इंतखाब आलम की उपाधि दे दी। अब फिर क्या हुआ यहाँ पर में मेरा दूसरा वाला, दूसरे दिन में दूसरे समय मेरे को याद आया, अरे यार शादी तो हुई नहीं मेरी, बेटा कैसे हो गया, ये कहाँ से लाकर आया खबर ये, ठीक है। मेरे को गुस्सा आया, मैंने उनका सर गरम करवा दिया। तो मैंने जो उपाधि दी थी शाह आलम वाली, ठीक है, तो ये याद रखना है आप लोगों ने फ्रेंड्स, शाह आलम वाली जो उपाधि दी थी मैंने, इस तरीके की जो उपाधियां थी जो चली आ रही थी लोगों की, वो सारी की सारी उपाधियां खत्म कर दी, राजकुमार, राजकुमारिया, ऐसी सारी उपाधियां खत्म कर दी गई है। केवल एकेडमिक उपाधियां जो आप लोगों को दी जाती है, डॉक्टर, इंजीनियर, ये सारी जो उपाधियां होती है वो चलती रहेंगी, और मिलिट्री के अंदर में जनरल वगैरह जो उपाधियां होती है वो चलती रहेंगी, बस इतनी सी बात है। ओके, मेरा चैट बंद कर दिया है, चैट चालू कर दीजिए। नीतीश कुमार जी, सब आ रही है आपकी चैट, आप बाकी लोगों के चैट पढ़ के क्या करोगे, बाकी लोग कुछ ऐसा कुछ खास नहीं कर रहे चैट, इधर ही आ जाओ आप, बस मेरी बात सुनो यहाँ पर। मैं अच्छे से एक्सप्लेन करते हो सर, बहुत, चलो बहुत बढ़िया, थैंक यू वेरी मच अमृता सिंह जी, ठीक है। चलिए, तो आर्टिकल नंबर 18 क्लियर हो गया आपका कि जितनी भी उपाधियां थी वो उपाधियों को खत्म कर दिया गया, शाह की उपाधि दी गई हो, ठीक है, बहादुर खान जिले इलाही की उपाधि दी गई हो, सारी उपाधियां खत्म। अभी 20 हमने देख लिया, आपको अगर गुनाह सिद्ध हो गया तब भी कुछ अधिकार है कि एक गुनाह के लिए 2 बार सजा नहीं हो सकती, आप खुद के खिलाफ गवाही नहीं दे सकते आप लोग, और आपने आज गुनाह किया और मान लो आने वाले कल में कोई कानून बनाकर, आज जो आपने गुनाह किया था कल जाके कानून बनाकर उसके लिए सजा नहीं हो सकती, ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने। शालिनी कुमारी जी, ये बिल्कुल ये अवेलेबल रहेगा, जो चीज थी ना वो पूरी रिकॉर्डेड में अवेलेबल रहेंगे, आप जितने, क्योंकि फिर वो चला जाएगा 7-8 मिनट ना, पूरा का पूरा 8 मिनट वापस से रिपीट करना पड़ेगा। तो आप ये इसको रिकॉर्डेड में देख लेना 8 मिनट, क्योंकि बहुत बड़ा नंबर होता है, स्टार्टिंग से स्टार्ट करना वापस से बहुत दिक्कत हो जाएंगी उसमें ना। आई होप आप अंडरस्टैंड करोगे। 21 के अंदर में राइट टू लाइफ आप लोगों को दिया गया है, और 22 के अंदर में आप लोगों को बोला गया है कि भाई अगर आपको गिरफ्तार किया जाता है तो गिरफ्तार करते समय आपके कुछ अधिकार है, जैसे गिरफ्तार क्यों किया जा रहा है आप लोगों का, आपको गिरफ्तार क्यों किया जा रहा है, और गिरफ्तार करने के बाद में आपको 24 घंटे के अंदर अंदर आपको जो है मैजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ेगा। अब बात आती है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन की, ये भी एक फंडामेंटल राइट का एक फैमिली है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, बस 2 ही आर्टिकल है इसमें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों का, ठीक है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, शोषण के खिलाफ अधिकार, बहुत इंपॉर्टेंट वाला। इसमें 2 आर्टिकल 23 और 24 क्या बोलते हैं आप लोगों को ध्यान से समझना। आर्टिकल नंबर 23 बोलता है कि आप लोगों का, ठीक है, जो आपको पकड़कर जेल में, आप लोगों को पकड़कर जो आप लोगों से काम करवाया जाता है, बंधुआ मजदूरी करवाई जाती है, फोर्स्ड लेबर आपसे करवाया जाता है, आप लोगों को पकड़ लिया जाता है और बेच दिया जाता है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग कर दी जाती है, इसके ऊपर में पाबंदी लगा दी गई। आप लोग बताओ कि क्या इंसानों को खरीदा बेचना जाना चाहिए क्या, खरीदा बेचा बेचना जाना चाहिए क्या, आप लोग बताओ यहाँ पर में, खरीदा और बेचा जाना चाहिए क्या इंसानों को, ये बताओ आप लोग, जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए ना, ठीक है। तो ये आपका इसको बंद करता है, क्या जबरदस्ती किसी से काम करना चाहिए, फोर्स लेबर नहीं करवाना चाहिए। जस्ट अ सेकंड फ्रेंड्स, अंकुर सर का कॉलेज, जस्ट अ सेकंड। ओके, चलिए, तो यहाँ पर मैं फोर्स लेबर, ये भी याद रखना फ्रेंड्स आप लोगों ने, प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन, इन ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग का मतलब होता है खरीदना बेचना, ठीक है, मानव दुर्व्यापार या मानवों का व्यापार, और बलात् श्रम, बलात् का मतलब ही होता है फ्रेंड्स जबरदस्ती, ठीक है, जबरदस्ती श्रम करवाना, उसको निषेध कर दिया गया है, उसको बना कर दिया गया है, ये याद रखेंगे आप लोग।
इसके अलावा जो है फ्रेंड्स ये चीज याद रखोगे आप लोग कि आप ऐसा नहीं है कि सिर्फ सिटीजन को खरीद बेच नहीं सकते, भाई फॉरेनर्स को भी खरीद बेच नहीं सकते। नहीं तो पता चले कि युगांडा से जो है नीलोफर सबा ने क्या किया, नीलोफर सबा ने से जो है घर का काम हाय, ठीक है, मैं बड़े घर की लड़की, ठीक है, अपने उनको बोलेंगी कि भाई देखो मैं तो काम नहीं करूंगी, भारत के अंदर में जबरदस्ती इंसानों से खरीद खरीद फरोख्त करना और उनसे काम करवाना बना है, युगांडा जाओ, ठीक है, और युगांडा से कोई तो भी गुलाम खरीद कर लाओ और यहाँ पर मैं काम करवाओ। क्या ऐसा करने देंगे हम इनको? नहीं, ठीक है। तो युगांडा से भी आप लोग जाके नहीं जा सकते। बेसिकली बात यह है आपकी कि आप सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि किसी भी इवन दूसरे इसके भी देश का भी भारत के अंदर में व्यापार, इंसानों का व्यापार नहीं कर सकते, उनसे जबरन मजदूरी नहीं करा सकते। ये राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन की कैटेगरी के अंदर में आता है। अब ये वाला पॉइंट आप लोगों के बिल्कुल अभी फिलहाल काम का नहीं है, प्रोटेक्ट नॉट ओनली अगेंस्ट स्टेट बट ऑल्सो प्राइवेट पर्संस। भाई ये ऑब्वियस सी बात है, ठीक है, ऐसा थोड़ी ना कि सिर्फ सरकार को रोकेंगे, भाई कोई नहीं कर सकता इसको, चाहे सरकार हो चाहे आम इंसान हो, कोई भी आपको खरीद फरोख्त नहीं कर सकता, ठीक है। वो बात अलग है कि लड़के बिक जाते हैं आजकल, आजकल लड़के बिक जाते हैं, पहले लड़कियां बिका करती थी। शब्द कड़वे लगेंगे मेरे कुछ लोगों को, आज लड़के बिक जाते हैं। अगर आपको लगे ना कभी भी कि मैंने आपकी जिंदगी में थोड़ा सा भी चेंज लेकर आया है कभी जिंदगी में, और कोई लड़का मेरे को देख रहा हो, बिना दहेज के शादी करना, एक एग्जाम्पल सेट करना कि लड़की जो है वो बोझ ना बने अपने माँ बाप के ऊपर में। जब लड़की पैदा हो ना तो वो पिता जो है ना इस टेंशन में ना रहे कि अब मेरे को पूरी जिंदगी भर जो है वो जो पैसा मैंने सोचा था कि एक स्कूटर खरीद लूंगा, बस में धक्के खाते हुए नहीं जाऊंगा, ठीक है, अब वो पैसा नहीं, अब मैं स्कूटर नहीं खरीद पाऊंगा, मेरे को वो पैसा जमा करके रखना है, क्योंकि एक आएगा यहाँ पर में एक लड़का बीपीएससी के 7th फेज की एग्जाम क्लियर करेगा और मेरी लड़की को खुश रखने के एवज के अंदर में मेरे से पैसे लेकर जाएगा करके। और वो बाप जो है वो दिन भर अपनी पूरी जिंदगी भर जो है वो धक्के खाते फिरेगा। अगर थोड़ी सी भी एक लड़का होता है ना, जो एक जो जो इंसान लड़का होता है, उसमें एक ये चीज होती है कि भाई मैं ऐसा नहीं कि किसी के पैसे लेकर मैं राजा बनूंगा, एक गरीब की लड़की को लाऊंगा, राजा बनूंगा और उसको महारानी बनाऊंगा। ये जिसके अंदर जो लड़के में ना, वो लड़का वो एक्चुअल लड़का है, वो एक्चुअल में मर्द है। चलो, तो ये याद रखना है आप लोगों ने फ्रेंड, स्टेट और प्राइवेट दोनों पर्सन के ऊपर में ये लागू होता है कि भाई कोई भी किसी को खरीद फरोख्त नहीं कर सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ में आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल नंबर 24 जो है फ्रेंड्स ये बोलता है कि 14 साल से अगर कोई भी छोटा बच्चा है तो उसको हजार्डस जगह पे, हानिकारक जगह पे या खतरनाक जगहों के ऊपर में आप काम पर नहीं रख सकते। याद रखना है, केवल खतरनाक जगहों पे, हानिकारक जगहों पे काम पे नहीं रख सकते, बाकी जगह पे ये अलाउ करता है। फिर बाद में हमने कानून बनाया, ठीक है, बाल श्रम निषेध कानून बाद में हमने बनाया, जिसके अंदर में हमने 14 साल से ऊपर में भी 18 साल तक के बच्चों को काम में रखने या दूसरे एक्टिविटीज के अंदर में भी काम पे रखने से मना कर दिया हम लोगों ने, वो अलग कानून के तहत है। आर्टिकल नंबर 24 जो है, जो 14 साल से छोटे बच्चे हैं उनको केवल, ठीक है, हजार्डस ऐसी फैक्ट्री, माइंस या ऐसी हजार्डस एक्टिविटीज में उनको काम करने से रोकता है जहां पर में उनको नुकसान हो सकता है। तो केवल हजार्डस जगह के ऊपर में काम करने से रोकता है, बाकी दूसरी जगह पे नहीं, ठीक है। तो आप लोगों ने क्या देखा आज? आपने देखा राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, ठीक है। आर्टिकल नंबर 23 और 24 के अंदर में ये दिया गया है आप लोगों का, ये याद रखना है। 23 के अंदर में बोला गया है कि आप इंसानों को खरीद फरोख्त नहीं कर सकते और जबरदस्ती काम नहीं करवा सकते। और आर्टिकल नंबर 24 के अंदर में ये बोला गया है कि 14 साल से जो छोटे बच्चे हैं उन लोगों से आप लोग जो है फैक्ट्रीज के अंदर में और हानिकारक जगहों पे काम नहीं करा सकते, ठीक है, ठीक है। चलिए, नाउ फ्रेंड्स, यहां पर मैं आर्टिकल नंबर 25 से लेकर 28 तक के आर्टिकल्स में आते हैं हम लोग। ये भी एक परिवार है, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स का। आपके 6 परिवार है ना उस जॉइंट फैमिली के अंदर में, तो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन 25 से लेकर 28 तक के जो आर्टिकल्स है आप लोगों के राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन के अंदर में आते हैं। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन के अंदर में ये बोला गया है कि भाई किसी को भी कोई भी धर्म फॉलो करने का अधिकार है, ठीक है, कोई भी धर्म आप फॉलो कर सकते हो। आर्टिकल नंबर 25 कहता है कि भाई कोई व्यक्ति जो भी मान्यता मानना चाहे, उसके अंदर से जो फील आता है उसको ये करना है, ठीक है। जी हाँ, बिल्कुल नेहरानी जी, 1986 के अंदर में एक बाल जो यहाँ पर में बालात श्रम या फिर आप लोगों को बोल सकते हो यहाँ पर में कि जो छोटे बच्चे होते, चाइल्ड लेबर
जो प्रिवेंशन एक्ट लाया गया था आप लोगों का, ठीक है, 1986 के अंदर में, उसके तहत ये बोला गया कि किसी भी काम में नहीं रख सकते। ऐसा भी नहीं कि आप चाय और कप धोने वाले काम में, क्योंकि आर्टिकल नंबर 24 जो है वो चाय कप धोने से मना नहीं करता। वो मना करता है केवल और केवल किस चीज से? ये मना करता है केवल और केवल हजार्डस एक्टिविटीज से, मना करता है आपको हजार्डस एक्टिविटीज से। जितने बाकी की एक्टिविटीज है, जैसे कपड़े की दुकान में आपने रख लिया वो, या फिर चप्पल की दुकान में वो छोटू को रख लिया, वो छोटू चल 14 नंबर का जूता फेंको, ठीक है, तो ऐसा वाला रख लिया। ये सब आप लोगों का बाल श्रम निषेध कानून जो है आप लोगों का 1986 के अंदर में आया था, ठीक है, चाइल्ड लेबर प्रिवेंशन एक्ट 1986 में, वो अलग है, जो कि हर जगह के कानून, हर जगह से रोकता है। 24 केवल और केवल हजार्डस जगह से काम करने से रोकता है, ये याद रखना है आप लोगों ने, ठीक है। तो ये याद रखना है आप लोगों ने फ्रेंड्स कि किसी भी कंसाइंस को आप मान सकते हो, किसी भी अंतकरण से जो भी आपके अंदर में आता है उसको आप मान सकते हो, कोई भी धर्म को फॉलो कर सकते हो आप लोग, उसको प्रोपोगेट कर सकते हो, मतलब उसका प्रचार प्रसार कर सकते हो। आर्टिकल नंबर 25 में ये बोला गया है। तो हर व्यक्ति को अपने अपने पसंद का धर्म फॉलो करने का अधिकार है। इसका मतलब ये भी है, उसका उसका एज भी 14 ही है, रचना कुमारी जी, 14 ही है उसका भी एज, लेकिन कोई भी काम में नहीं रख सकते 86 के अंदर में भी, ठीक है। ध्यान से सुनना आप लोग इस वाली बात को, आर्टिकल नंबर 25 आपको, ठीक है। मैं चेक करवा लेता हूँ शुभम कुमार उसको ना, मैं चेक कर, इसी आईडी आपकी एक आईडी एक बार वापस से उसको रीफॉरवर्ड कर देना, मैं चेक वो करवा देता हूँ उसको। कोई भी धर्म फॉलो करने का अधिकार है, सेम टाइम पर कोई भी धर्म नहीं फॉलो करने का अधिकार भी आपको देता है। ये बात याद रखिए आप लोग, ये बहुत सारे लोग मिस कर जाते हैं, ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने। कोई भी धर्म फॉलो करने का अधिकार है, और साथ ही साथ आपका मन कर रहा है कि कोई धर्म फॉलो ना करूं, मेरे को कोई नहीं है यहां पर मैं, ठीक है, ओके, तो वो भी अधिकार आपके पास में है, ये याद रखेंगे आप सभी लोग। तो आर्टिकल नंबर 25 ये याद रखना कि भाई 25 साल का हो गया लड़का, अब उसका मन है जो वो करना चाहे वो कर सकता है। चलिए, आर्टिकल नंबर 26 बोलता है कि भाई जो भी आपके रिलीजियस अफेयर्स है वो आप खुद मैनेज करोगे। ईद किस दिन मनानी है ये सरकार डिसाइड नहीं करेंगी, वो जो रिलीजियस लोग हैं, उस जो धर्म के लोग हैं वो डिसाइड करेंगे। दीपावली कौन सी तारीख को मनानी है, कौन सी वाली चीज कौन से दिन मनानी है, अपने रिलीजन मामलों को क्या कैसे मैनेज करना है, वो खुद डिसाइड करेंगे, सरकार उसमें कोई इंटरफेयर नहीं करेंगी। ये आर्टिकल नंबर 26 बोलता है। बस आपको इतनी सी पॉइंट याद रखना है, मुझे नहीं लगता इससे ज्यादा आप लोगों को कुछ भी पूछेगा। फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, अपने धार्मिक मामलों का प्रबंधन करने का अधिकार कौन से आर्टिकल में दिया है? तो 26 में, कि हर धर्म अपने अपने मामलों का प्रबंधन खुद करेगा, सरकार उसमें कोई आदेश पारित नहीं करेंगी, ठीक है। तो अपने अपने धर्म का प्रबंधन करने का अधिकार, ठीक है, ये हर धर्म के लोगों को दिया गया है यहाँ पर में, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने जी, ठीक है। चलिए नाउ फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं आप लोगों से आर्टिकल नंबर 27 की, मैं पूरा रिवाइज कराऊंगा आपको, डोंट वरी। फ्रीडम नॉट टू पे टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी रिलीजन। मान लीजिए कि कल जाके मैंने यहाँ पर में एक नया रिलीजन बना दिया, ठीक है, क्या बनाएंगे, हमारे रिलीजन का नाम हम क्या रखेंगे यहाँ पर में, ठीक है, यहाँ रख देते हैं हम लोग यहाँ पर में एबीसीडी रिलीजन, एबीसीडी रिलीजन, ठीक है, ये रिलीजन हम लोगों ने बना लिया। अब हम इसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं कि भाई आओ एबीसीडी रिलीजन के अंदर में जुड़ जाओ। क्या सरकार हमसे इसमें टैक्स मांग सकती है कि आप एबीसीडी रिलीजन का, एबीसीडी धर्म जो है उसका प्रमोशन कर रहे हो, ठीक है, तो क्या आप सरकार उस पर हम पे टैक्स लगा सकती है? नहीं लगा सकती। पहले के जमाने में ऐसा होता था कि आपको धर्म प्रचार के ऊपर में भी टैक्स देना पड़ता था। तो हमारे भारत में धार्मिक स्वतंत्रता देने के लिए सरकार ने, या हमारे संविधान निर्माताओं ने आर्टिकल नंबर 27 में ये साफ बोल दिया है कि धार्मिक टैक्स, धर्म प्रचार के ऊपर में टैक्स नहीं लगाया जा सकता, कोई कानून भी नहीं बनाया जा सकता इवन इसके ऊपर में कि धर्म प्रचार के ऊपर में हम लोग टैक्स लगा रहे हैं करके, ठीक है। चलिए, थैंक यू नेहा प्रिया जी फॉर योर स्वीट कमेंट। नाउ फ्रेंड्स, आर्टिकल नंबर 28 क्या बोलता है? मान लीजिए कि आपका बच्चा है, मतलब होगा ही, कोई ना कोई बच्चा होगा कभी ना कभी, ठीक है। अब मान लो आप उसको स्कूल में भेज रहे हो, तो स्कूल के अंदर में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के अंदर में कोई भी आपको धार्मिक जो है वो सीख नहीं दी जाएंगी। ये नहीं होगा आप लोगों से कि यहाँ पर मैं आपसे कोई प्रेयर करवाई जा रही है, क्रिश्चियन स्कूल में जा रहे हो और क्रिश्चियन प्रेयर आपसे करवाई जा रही है, या फिर आप लोगों से मान लीजिए कि हिंदू स्कूल में जा रहे हो और हिंदू प्रेयर आपसे करवाई जा रही है, मुस्लिम स्कूल में जा रहे हो मुस्लिम। आप लोगों से कोई भी वर्शिप या ऐसी कोई भी रिलीजियस एक्टिविटीज के अंदर में शामिल होने के लिए आप लोगों को बाध्य नहीं किया जा सकता, ठीक है। उपस्थित होना है नहीं होना है ये आपकी चॉइस है, बट बेचारे बच्चे मन के सच्चे, उम्र के थोड़े से कच्चे,
ठीक है, उनको नहीं समझता, वो बोलेंगे जो बोलो, अपन बोल लेंगे, अपने को क्या है भाई, ठीक है, बाजू वाले को पेन मारेंगे, फिर वो चालू हो जाएंगे इधर से फेंक के, चलता है। तो कोई भी तरीके की ए मालिक तेरे बंदे हम में कोई रिलीजन कोई चीज है नहीं उसके अंदर में, बेसिकली रिलीजियस एक्टिविटी अदरवाइज जैसे पूजा करना या फिर कोई मतलब मान लो कोई भी धर्म की कोई एक्टिविटीज है, उस तारीख की बात हो रही है यहाँ पर में, वो करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। ये आर्टिकल नंबर 28 में बोला है। अब मैं आप लोगों को रिवाइज करा दूं जल्दी से आर्टिकल नंबर 25 से 28 तक, ठीक है, रेडी है, ध्यान से सुनना मेरी बात, एकदम ध्यान से सुनना। आर्टिकल नंबर 25 से 28 तक करेंगे हम लोग। आर्टिकल नंबर 25 क्या बोलता है आप लोगों को? अरे भाई मिट जा, ठीक। आर्टिकल नंबर 25 कहता है आप लोगों से कि भाई आप लोगों को फ्रीडम है, किस चीज की फ्रीडम है आप लोगों को? फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कोई भी धर्म फॉलो करने का, कोई भी धर्म को चुनने का आप लोगों को अधिकार है, 25 में बोला गया है, ठीक है, कि कोई भी धर्म आप चुन सकते हो। आर्टिकल नंबर 26 में क्या कहा गया है, थोड़ा सा इसको बड़ा करने की कोशिश करते हैं हम लोग ताकि आप लोगों को दिखाई अच्छे से दे सके, ठीक है। 26 में क्या कहा गया है? 26 में कहा गया है भाई कि आप लोगों को, ठीक है, आर्टिकल नंबर 26 के अंदर में ये बोला गया है आप लोगों को कि भाई आप जो भी धर्म, आप लोगों का जो भी थोड़ा सा आवाज आ रही है, प्लीज वो बाहर चले जाओगे क्या एक बार? जस्ट अ सेकंड फ्रेंड्स, वो थोड़ा दरवाजा वो प्लीज वो बंद कर दीजिए। जस्ट अ सेकंड, वो कॉल पे बात कर रहे हैं वो, तो उस बाहर से लगा दो उसको। ओके नाउ, तो यहाँ पर में बोला गया है कि कोई भी आपका रिलीजन है, ठीक है, जो भी रिलीजन है आप लोगों का, उसके मैटर्स को आप खुद सुलझाओगे, ठीक है, मैटर्स को, रिलीजन जो मैटर्स है, ठीक है, रिलीजियस मैटर्स, वो आप खुद रिलीजन वाले लोग सुलझाएंगे, उसके अंदर में कोई भी बाहर से नहीं आएगा आप लोगों का, ठीक है, बाहर से इसके ऊपर में प्रेशर नहीं किया जाएगा। आर्टिकल नंबर 27 के अंदर में, ठीक है, आर्टिकल नंबर 27 के अंदर में एक्चुअली भाई सर स्टूडियो के अंदर में, भावेश सर थे स्टूडियो के अंदर में थे, वो कुछ काम कर रहे थे यहाँ पर में, तो उनको कॉल आया तो वो जोर जोर से बोलने लगे, तो मेरे तरफ में आवाज आने लगी एक्चुअली। तो 27 जो है फ्रेंड्स, ये याद रखना है आप लोगों ने, ये कहता है कि आपको कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा, टैक्स नहीं देना पड़ेगा, ठीक है, टैक्स नहीं देना पड़ेगा, आप लोगों को अपने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए टैक्स देने की जरूरत नहीं रहेगी। और आर्टिकल नंबर 28 ये कहता है आप लोगों को कि जो भी रिलीजियस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जो है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस मतलब कि जितनी भी आपकी शैक्षणिक संस्थाएं होती है, वहां पर में कोई भी, ठीक है, रिलीजियस प्रेयर के अंदर में या रिलीजियस एक्टिविटी के अंदर में, रिलीजियस एक्टिविटी के अंदर में आप लोगों को बाध्य नहीं किया जा सकता कि आपको उसके अंदर में उसके अंदर में आप लोगों ने आना ही आना है या जाना ही जाना है करके। यहाँ ये हो ही नहीं रहा टाइप एक्टिव, ठीक है, समझ जाना, एक्टिविटी के अंदर में, एक्टिविटी के अंदर में आप लोगों को जाना ही जाना है, ऐसा ये आप लोग कंपलसरी नहीं है। तो मेरे साथ साथ में दोहरा लो आप लोग सभी लोग। 25 में ये कहा गया है कि फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, कोई भी धर्म फॉलो कर सकते हो। 26 में बोला गया रिलीजियस अफेयर्स को मैनेज करने का अधिकार है आप लोगों को। 27 के अंदर में ये कहा गया है आप लोगों को कि भाई कोई टैक्स नहीं देंगे आप लोग, आप लोगों का जो भी, ठीक है, जो भी आपका आपको धर्म का प्रचार प्रसार करना है उसके अंदर में टैक्स नहीं देना है। और 28 में ये बोला गया है कि जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है उसके अंदर में कोई रिलीजियस मैटर के ऊपर में जो है, रिलीजियस एक्टिविटी के अंदर में जबरदस्ती नहीं की जा सकती। अब देखो जो हिजाब वाला इशू है वो एक अलग इशू है, ठीक है, और ये जिस बारे में मैं बात कर रहा हूँ वो एक अलग इशू है। मैं यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ आपसे कि रिलीजियस एक्टिविटी के अंदर में, ठीक है, रिलीजियस एक्टिविटी में आपको जबरदस्ती घुसाया नहीं जाएगा, आपसे कोई प्रेयर नहीं करवाई जाएंगी, ठीक है, कि आपको जबरदस्ती बोला जा रहा है, धार्मिक कार्य के अंदर में आप लोगों को जबरदस्ती संलग्न नहीं किया जाएगा, ये 28 में बोला गया है। ये बात समझ गई आप लोगों की? सारे के सारे मैं एक साथ फिर से बोलता हूँ, ध्यान से सुनो आप लोग मेरे सारे के सारे। आर्टिकल नंबर 25 में ये बोला गया है कि आप अपना किसी भी धर्म को फॉलो कर सकते हो, बात क्लियर है? 25 के अंदर में, 25 के अंदर में आप कोई भी धर्म को फॉलो कर सकते हो, ओके, ये याद रखना है आप लोगों ने। दूसरा वाला आप लोगों का फ्रेंड्स याद रखना है आप लोगों ने कि 26 जो है वो ये कहता है आप लोगों का कि रिलीजन के धार्मिक मामलों के अंदर में कोई भी आप लोगों का, ठीक है, ठीक है, धार्मिक मामलों के अंदर में जो भी है, आपके ईद कब होंगी, दिवाली कब होंगी, ये होगा वो कब होगा, ये जो है सब आपका धर्म धर्म के ही लोग डिसाइड करेंगे, सरकार इसमें इंटरफेयर नहीं करेंगी, कोई आपके अंदर में जबरदस्ती नहीं करेंगी। उस भी उसके अलावा जो है फ्रेंड्स 27 के अंदर में ये बोला गया है कि आप अपने धर्म को
प्रचार प्रसार करने के लिए, धर्म को प्रचार प्रसार करने के लिए आपसे कोई भी टैक्स नहीं लिया जाएगा, ठीक है, कोई भी कर आपसे वसूला नहीं जाएगा अगर आपका कोई धर्म का आप प्रचार प्रसार कर रहे हो तो। 28 के अंदर में ये बोला गया है, ठीक है, 28 के अंदर में ये बोला गया है कि भाई आप अगर कोई स्कूल में पढ़ते हो या कोई एजुकेशनल संस्था में हो, शैक्षणिक संस्था में हो, तो आपसे कोई जबरदस्ती कोई प्रेयर नहीं करवाएगा, ठीक है। अब कुछ लोग यहाँ पर में जो है ना, उनकी मानसिकता के अंदर में धर्म फैला हुआ है। अब मुझे कभी कभी ये लगता है कि अगर मान लीजिए कि इस तरीके के लोग स्कूल में टीचर्स बनेंगे तो बच्चों को क्या करेंगे, मैं लिटरली डर जाता हूँ इस चीज को सोचकर भी, ठीक है, कि हमारा देश कैसे करेगा इस तरीके से। मतलब मान लीजिए अगर ऐसी सोच अभी से है तो जिनकी भी है जो है वो समझ जाओ, जिनको मैं बोल रहा हूँ, जिसने कमेंट किया था, तो अगर इस तरीके की सोच रहेंगी तो कैसे काम होगा पता नहीं। जबकि हम इतना बढ़िया सा टॉपिक पढ़ रहे हैं कि हमारे देश की समृद्धि, हमारे देश का एक एक अच्छा सा चीज हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर में, ठीक है। तो इधर उधर की बातें कोई इधर घुसाएगा नहीं, और कोई भी अगर मेरे को कोई भी धार्मिक उन्माद या धार्मिक इधर कोई भी किसी भी तरीके का कोई भी पक्ष का हो, अगर कोई भी पाया गया, ठीक है, तो तुरंत यहां से मैं उसको ब्लॉक कर दूंगा। मैं देश के इस चीज के साथ में कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता कि वो बच्चा मेरे से पढ़कर टीचर बने। बहुत सारे टीचर, बतेरे टीचर है, हजारों लाखों करोड़ों टीचर बैठे हैं, अब जाके पढ़ो, उनसे पढ़ के टीचर बनो, मेरे से पढ़ के टीचर नहीं बनना। जो भी बच्चा धार्मिक उन्माद फैलाने के अंदर में, कट्टरता के अंदर में विश्वास रखता है, आज ही छोड़ दो, कोई इशू नहीं है। ओके चलो अब आ जाओ इधर के अंदर में, ये आप लोगों की बात। 26 के अंदर में क्या था, तो 26 के अंदर में बिल्कुल सिंपल सी बात है कि जो धार्मिक मामले होते हैं, ठीक है, धार्मिक मामले होते हैं, किसी भी धर्म के अंदर में बहुत सारी चीजें होती है जो उस धर्म को डिसाइड करना होता है, तो उस धर्म के लोग ही डिसाइड करेंगे। चाहे वो हिंदू धर्म का कोई मामला है मान लीजिए, तो वो हिंदू धर्म के लोग ही डिसाइड करेंगे उसके अंदर में कि ये त्योहार कब मनाना है, इसके रीति रिवाज क्या होंगे। वो सरकार नहीं बोलेंगे कि तुम बैठ के पूजा करो या खड़े होकर पूजा करो, वो धर्म के लोग डिसाइड करेंगे। जो भी दूसरे धर्म के लोग हैं उनके भी अलग जो धार्मिक मामले है वो सरकार डिसाइड नहीं करेंगे, वो धर्म के लोग डिसाइड करेंगे यहाँ पर में, ठीक है। ये याद रखना है आप लोगों ने, ये वाली बात थी 26 के अंदर में। रिलीजियस मैटर, धार्मिक मामलों को डिसाइड करने का अधिकार केवल उस धर्म के लोगों को है, सरकार उसमें कोई भी नहीं करेंगी, हस्तक्षेप नहीं करेंगी। नाउ फ्रेंड्स, आर्टिकल नंबर 29 और 29 और 30, ये आप लोगों का एक और आर्टिकल है। जस्ट अ सेकंड, मैं आप लोगों को थोड़ा सा यहाँ पर मैं इसको ब्रीफ कर देता हूँ। जी देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों का यहां तक हम लोग देख चुके हैं, मैं पूरे के पूरे लास्ट में रिवाइज करा दूंगा आप लोगों को। आर्टिकल नंबर 29 और 30 क्या बोलता है, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार। यह अधिकार केवल और केवल माइनॉरिटीज को है, माइनॉरिटीज, अल्पसंख्यक, माइनॉरिटी। अब माइनॉरिटी हमारे भारत के अंदर में दो प्रकार की होती है, एक होती है धर्म के आधार पर माइनॉरिटी, धर्म के आधार पर, कि धर्म जो है अगर उनके आधार पर उनकी संख्या कम है तो वो माइनॉरिटी में है, ठीक है। और एक होता है भाषा के आधार पर माइनॉरिटी, कि अगर वो भाषा बोलने वाले लोग कम है तो वो भी माइनॉरिटी ही कहलाते हैं। तो हमारे भारत के अंदर में धर्म के आधार पर अगर मैं बात करूं तो हिंदू धर्म को छोड़कर जितने भी धर्म भारत के अंदर में वो माइनॉरिटी के अंदर में आते हैं। हिंदू धर्म के को छोड़कर जितने भी धर्म है वो माइनॉरिटी के अंदर में आते हैं भारत के अंदर में, क्योंकि 70 करोड़ तो अकेला हिंदू धर्म है, तो जितने भी धर्म है हिंदू धर्म को छोड़कर वो माइनॉरिटी कैटेगरी में आते हैं। तो धार्मिक आधार पर एक माइनॉरिटी है, ये क्वेश्चन आ चुका है कि कितने प्रकार की माइनॉरिटी होती है, तो दो प्रकार की होती है, एनसीईआरटी में भी दिया है, धार्मिक आधार पर, रिलीजियस तौर पर, और एक होती है भाषा मतलब लैंग्वेज के आधार पर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल देता हूँ भाषा वाला कैसे हो सकता है। आप मान लो हिंदी बात करते हो, हिंदी में आप बोलते हो, आप तमिलनाडु चले गए, तमिलनाडु के अंदर में आप जो है, तमिलनाडु के अंदर में आप हिंदी बोल रहे हो, आप हिंदी भाषी हो, तो वहां आप माइनॉरिटी में हो, बहुत कम लोग हैं जो वहां पर में हिंदी बोलते हैं, तो आप भाषा के आधार पर माइनॉरिटी में आ गए वहां पर में। तो ये जो आर्टिकल नंबर 29 और 30 है, ये आपको संरक्षण वहां पर में कुछ प्रोटेक्शन देगा। मान लीजिए कि आप भाषा, आप धर्म के आधार पर माइनॉरिटी में हो तो कुछ आपको प्रोटेक्शंस मिलेंगे, कैसे मिलेंगे वो मैं आप लोगों को बताता हूँ यहाँ पर में, ठीक है, ध्यान से सुनिए आप लोग। सबसे पहली बात अल्पसंख्यकों के लिए है, जो माइनॉरिटीज है, ये जो रिलीजियस एंड कल्चरल कल्चरल राइट्स है आप लोगों के, ये केवल और केवल, ये याद रखना है फ्रेंड्स आप लोगों ने। जस्ट अ सेकंड, आप लोगों को आई थिंक देखने में कोई दिक्कत हो रही है, मैं इसका फॉन्ट चेंज कर देता हूँ।
ठीक। देखिए फ्रेंड्स, आर्टिकल नंबर 29 जो है ये बोलता है कि जो भी माइनॉरिटीज है, जो अल्पसंख्यक है, उनको अपनी लैंग्वेज को प्रोटेक्ट करने का अधिकार है, अपनी भाषा को प्रोटेक्ट करने का अधिकार है, अपनी स्क्रिप्ट को, जो लिखते हैं वो जिस लिपि में लिखते हैं, लिपि, ठीक है, उसको प्रोटेक्ट करने का अधिकार है, अपनी संस्कृति को प्रोटेक्ट करने का अधिकार है। तो लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर को प्रोटेक्ट करने का अधिकार दिया गया है आर्टिकल नंबर 29 के अंदर में माइनॉरिटीज को। कौन सी वाली माइनॉरिटीज हो सकती है? दो प्रकार की, ठीक है, दो प्रकार की माइनॉरिटीज हो सकती है, धार्मिक आधार पर और भाषा के आधार पर। अगर सबसे ज्यादा अनक्लियर कोई दो आर्टिकल्स अगर आप पूछोगे पूरे संविधान के अंदर में, तो मैं आप लोगों से कहूंगा आर्टिकल नंबर 29 और 30 सबसे ज्यादा अनक्लियर्ड आर्टिकल्स है। इसका कोई भी जो है मतलब एक नहीं निकालता, हर कोई अपने अपने जो है मतलब से अपने अपने तरीके से निकालता है। आप पश्चिम बंगाल में चले जाओगे तो तमिल बंगाली भाषा को छोड़कर सारी भाषाएं माइनॉरिटी है। आप तमिलनाडु में चले जाओ, तमिल को छोड़कर सारी भाषाएं माइनॉरिटी है। आप महाराष्ट्र में चले जाओ, मराठी छोड़कर सारी भाषाएं माइनॉरिटी है। अब इसका क्या मतलब निकाले अलग सा, ठीक है, क्या निकाले इसका, कौन किसको क्या दे? तो सबसे ज्यादा अनक्लियर आर्टिकल है ये, ठीक है, हमेशा, क्योंकि कोई इसका हमेशा कोई भी कुछ भी आधार के ऊपर में ले लेता है। मैं आपको बता दूं, जिस कॉलेज से मैं पढ़ा हूं, ठीक है, वो कॉलेज जो है बेसिकली बहुत बड़ा कॉलेज है एकदम, ठीक है। आप हर 20 स्टेप्स के बाद में अगर आप जाओगे ना, तो वहां पर में वो हो जाता था, उसके फुट जो है ना, वो पूरे के पूरे जो रास्ते के ऊपर में जो टाइल्स और जो पत्थर और जो रॉक्स लगाए गए थे वो चेंज हो जाते थे। इतना बड़ा, इतना अमीर मतलब बेसिकली उसके ऊपर में खर्चा किया गया, स्टिल वो हिंदी भाषा का माइनॉरिटी कॉलेज कहलाता था। मैं इसी वजह से आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कह सकता हूं कि ये दो आर्टिकल सबसे ज्यादा अनक्लियर आर्टिकल्स हैं आप लोगों के। उसने अपने आप को, उस कॉलेज ने अपने आप को हिंदी भाषी माइनॉरिटी कॉलेज घोषित करके रखा था, क्योंकि उनको कुछ अधिकार वो मिल जाते हैं फिर, अगर वो हिंदी भाषी माइनॉरिटी कॉलेज बोलेंगे ना उसको, तो और ये हर कॉलेज करता है, ठीक है, जो भी बड़े बड़े प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं वो ऐसे ही करते हैं। तो लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर के आधार पर आपको अपनी लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर को प्रोटेक्ट करने का अधिकार है, ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने। ये आर्टिकल के तहत वो किया गया था कि माइनॉरिटीज जो है उनको अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस खोलने का अधिकार है। तो मेरा जो कॉलेज था उसने अपने आप को घोषित कर रखा था कि मैं हिंदी भाषा का माइनॉरिटी कॉलेज हूं, ठीक है, हिंदी भाषा का माइनॉरिटी कॉलेज हूं मैं, और मुझे ये अधिकार है कि मैं अपना कॉलेज अपने हिसाब से चला सकूं। बात की गहराई को समझो, ठीक है। उसने क्या किया, उसने अपने आप को बोल दिया कि मैं माइनॉरिटी हूं। क्यों भाई, कहां से माइनॉरिटी हो भाई? धार्मिक आधार पे माइनॉरिटी हो तुम? नहीं नहीं, धार्मिक आधार पे माइनॉरिटी नहीं हूं मैं, हिंदी भाषा के आधार पे माइनॉरिटी हूं, हिंदी भाषा के आधार पर। और जबकि हिंदी का कुछ भी लेना देना नहीं था उसके अंदर में, फिर भी मैं हिंदी भाषा के आधार पर माइनॉरिटी हूं, और हमें यह अधिकार मिलता है संविधान के आर्टिकल नंबर 30 के तहत कि हम हमारा कॉलेज को स्टैब्लिश कर सकते हैं और उसको अपने हिसाब से चला भी सकते हैं। ये वाली बात थी लैंग्वेज के हिसाब से। समझ आया आप लोगों को कि कैसे हमारे देश के अंदर में ये इसका फायदा उठाया जाता है? बहुत कम लोग होते हैं जो इन दो आर्टिकल्स को समझ पाते हैं। पहला आर्टिकल बोलता है कि जितनी भी माइनॉरिटीज है, चाहे भाषा के आधार पर हो चाहे धर्म के आधार पर हो, उनको अपनी भाषा, स्क्रिप्ट, ठीक है, मतलब लिपि, जो लिखने का तरीका होता है, वो अपनी संस्कृति को बचाने का अधिकार है, ठीक है। उसके बाद में जो है फ्रेंड्स, अगर हम लोग बात करें यहाँ पर में, ठीक है, आर्टिकल नंबर 30 की बात करें हम लोग यहाँ पर में, तो ये अल्पसंख्यकों को भाषा और धर्म दोनों ही अल्पसंख्यकों को अधिकार देता है कि वो अपनी शैक्षणिक संस्थाएं खोल सकते हैं, स्थापना कर सकते हैं, प्रशासन चला सकते हैं। इसी वजह से आप लोग देखोगे फ्रेंड्स कि यहाँ पर आप लोगों को काफी सारे क्रिश्चियन कॉलेजेस, क्रिश्चियन स्कूल्स देखने के लिए मिलते हैं आप लोगों को, ठीक है। हाँ, अंकुर सर बताए थे कि मैं टॉपर था, चलो अच्छी बात है, उन्होंने मतलब बताया अगर आपको, ठीक है। तो बेसिकली मैं आपको बता रहा हूँ कि क्रिश्चियन कॉलेजेस, काफी सारे मुस्लिम कॉलेजेस या जैन कॉलेजेस आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएंगे। बेंगलुरु का एक बहुत फेमस जैन इंटरनेशनल कॉलेज आपका बहुत फेमस है, ठीक है, जैन इंटरनेशनल कॉलेज। अभी मैं 2-3-4 दिन पहले मैं बेंगलुरु गया था, ठीक है, किसी काम से मैं, तो मेरे साइड में जो प्लेन में भाई साहब बैठे थे, ठीक है, जो मेरे साइड में ही बैठे थे, जस्ट वो अपनी बेटी का एडमिशन करवाने जा रहे थे, ठीक है, जैन इंस्टीट्यूट के अंदर में, जैन कॉलेज, बहुत बहुत फेमस कॉलेज है वो, इंडिया का जैन कॉलेज। तो मैं बता रहा हूँ आपको कि जो माइनॉरिटीज है, चाहे भाषा के आधार पर हो चाहे धर्म के आधार पर हो, उनको अधिकार मिलता है। इसी वजह से बहुत सारे कॉलेजेस आपको इस तरीके से देखेंगे, क्रिश्चियन कॉलेज बहुत सारे, बिल्कुल, क्योंकि पैसा वगैरह मिल जाता है, तो इस वजह से। तो कल्चरल और एजुकेशनल राइट्स, क्वेश्चंस कैसे पूछेंगे वो मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताता हूँ आपको, ठीक है।
आर्टिकल नंबर 31 कहा गया, 30 के बाद डायरेक्ट 32 आ गया। तो आर्टिकल नंबर 31 जो है ना फ्रेंड्स, ये आप लोगों को याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। 1978 की बात है, ठीक है। हमारे देश में 44वें नंबर का संविधान संशोधन किया गया, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। कई सारे लोगों को सीएए समझता ही नहीं। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, संवैधानिक संशोधन, ठीक है, 44वें नंबर का। इसके तहत क्या किया गया, आर्टिकल नंबर 31 को भारत के संविधान से डिलीट कर दिया गया। उसके जगह पे एक नया आर्टिकल जोड़ा गया, आर्टिकल नंबर 300 ए, संविधान के 300 ए करके एक आर्टिकल जोड़ा गया। पहले जब ये आर्टिकल नंबर 31 में था तो ये था राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति का अधिकार, फंडामेंटल राइट था। अगर आपको नहीं मिलता तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते थे, बट इसको यहां से हटाकर 300 ए में डाल दिया गया। अब ये केवल लीगल राइट है आपका, लीगल राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति का अधिकार आपका केवल लीगल राइट है। आप अब मान लो सरकार ने आपकी जमीन को ले लिया, अधिग्रहण कर लिया, आपके सरकार वहां से रोड निकालना है और आपके खेत को अधिग्रहण कर लिया, तो आप कोर्ट नहीं जा सकते, ठीक है। ये याद रखना है आप लोगों ने। अब आप कोर्ट नहीं जा सकते कि मेरी जमीन ले ली, मेरी जमीन ले ली, मेरी जमीन ले ली, ठीक है। थोड़ा सा ये याद रखना है आप लोगों ने। ठीक है, चलो नाउ फ्रेंड नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर में हमारे राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज का, ठीक है, संवैधानिक उपचार का अधिकार। देखिए अगर मैं संवैधानिक उपचार के अधिकार की बात करूं फ्रेंड्स आप लोगों से, तो ये बहुत ही सिंपल सा आप लोगों का आर्टिकल है। ये क्या कहता है विचार, ये कहता है कि हम लोगों ने जो ये पूरे के पूरे आर्टिकल्स पढ़े, ठीक है, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, कल्चरल और एजुकेशनल राइट्स का अधिकार आप लोगों का, अगर इसमें से कोई भी अधिकार आपको नहीं मिलता है नॉर्मल कंडीशन के अंदर में, तो आप कहा जा सकते हो, आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, ठीक है। आप डायरेक्टली कहा जा सकते हो, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, और सुप्रीम कोर्ट आप लोगों को क्या करेगा, ठीक है, ये सारी की सारी चीज जो आपके अधिकार है वो दिलाएंगे आप लोगों को, ठीक है। जी हाँ मधु जी, वो हाँ सही कहा अंकुर सर ने। मैं मतलब आरबीआई की मतलब पोस्ट वगैरह भी थी, वो सारी की सारी क्विट कर दी थी मैंने। माइनॉरिटी क्या होता है सर, माइनॉरिटी शब्द के अंदर में ही एक शब्द आता है अल्पसंख्यक। अल्पसंख्यक, अल्प का मतलब होता है कम, और संख्यक मतलब संख्या में। तो अगर मान लीजिए कि संख्या में कम है, कोई संख्या में कम है, तो उसको अल्पसंख्यक बोला जाएगा। संख्या में अगर कोई भी कम है तो उसको अल्पसंख्यक बोला जाएगा। तो प्लीज इसको याद रखना आप लोग, अल्पसंख्यक इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप लोगों का, ठीक है, अल्पसंख्यक। क्यों छोड़ दिया था, पढ़ाने में मजा आती थी इसलिए छोड़ दिया था। आई एम वेरी इंटरेस्टेड इन टीचिंग, आई एम वेरी पैशनेट अबाउट टीचिंग, इस वजह से। देखिए पॉलिटी का सिलेबस कम है, ये कहीं पे ऐसा लिखा नहीं है, ठीक है, कहीं पे भी बताया नहीं है कि पॉलिटी का सिलेबस कम है। जो पॉलिटी है अगर आप लोगों को बेसिक नहीं समझेगा तो कुछ भी वो वाली बात नहीं है आप लोगों की, ठीक है, ओके। पॉलिटी का सिलेबस कम है, ये कहीं पे भी ऐसा लिखा हुआ नहीं है। जो भी ये सोच रहा है वो बहुत गलत सोच रहा है ये चीज को, ठीक है। पॉलिटी का सिलेबस बिल्कुल बिल्कुल भी कम नहीं है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों का आर्टिकल नंबर 32 जो है ये क्या कह रहा है आप लोगों का, कि भाई अगर आपका कोई भी अधिकार आपको नहीं दिया जाता है तो फंडामेंटल राइट्स के प्रोटेक्शन के लिए आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। आर्टिकल नंबर 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हार्ट एंड सोल कहा था कि ये संविधान का दिल और आत्मा है, ठीक है। संविधान का दिल और आत्मा किसको कहा था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा और दिल और आत्मा जो है कि कहा था आर्टिकल नंबर 32 को, ये आप लोग याद रखोगे। नाउ फ्रेंड्स आर्टिकल नंबर 33 और 34 भी बता दूं मैं आप लोगों को, ठीक है, बता दूं। मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ मैक्सिमम जो लोग हैं फ्रेंड्स आर्टिकल नंबर 33 और 34 को स्किप कर देते हैं, क्योंकि वो समझना ही बड़े मुश्किल की बात है। लेकिन मैंने बहुत इजीएस्ट लैंग्वेज में आप लोगों को यहाँ पर मैं समझाने की कोशिश की है, ठीक है, ध्यान से समझना। संविधान की आत्मा क्यों कहा है उसको, संविधान की आत्मा इसलिए कहा है कि अगर मान लो आपको फंडामेंटल राइट्स दिए गए इतने सारे,
और अगर सरकार ने आपको वो फंडामेंटल राइट्स देने से मना कर दिया, तो क्या अचार डालोगे आप संविधान का? अचार डालोगे क्या संविधान का आप? अरे कहीं तो जाने का अधिकार होना चाहिए ना आप लोगों को। इसी वजह से संविधान की आत्मा, दिल और आत्मा कहा था कि भाई अगर लोगों के अधिकार की रक्षा नहीं की गई तो फिर इसको कूड़े में डाल दो सबको उठा के। तो इसीलिए दिल और आत्मा कहा था इन्होंने इसको। ठीक है, चलिए। तो दिल और आत्मा किसको कहा था? अनुच्छेद 32 को कहा था, ये याद रखेंगे आप सभी लोग। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते फ्रेंड्स। यहाँ पर मैं आप लोगों के आर्टिकल नंबर 33 और 34 में बता देता हूँ आप लोगों को। ठीक है, ध्यान से समझना आप लोग। देखिए आर्टिकल नंबर 33 क्या बोलता है। फंडामेंटल राइट जो है फ्रेंड्स, हमारे नॉर्मल लोगों को तो दिए जा सकते हैं। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स नॉर्मल लोगों को दिए जा सकते हैं। बट आप मुझे एक बात अपने दिल से, मन से, तन से, धन से, पता नहीं जहां जहां से भी आप लोग सोच सकते हो वहां से सोच के बताओ मेरे को। हमारे भारत की जो मिलिट्री फोर्सेस है, पहला पैरामिलिट्री फोर्सेस है, जो अर्ध सैनिक बल है, जो केंद्र सरकार के अधीन आती है, जो पुलिस फोर्सेस है, क्या उनको सारे फंडामेंटल राइट्स दिए जा सकते हैं क्या? अगर उनको सारे फंडामेंटल राइट्स दिए जाएंगे तो फिर हमारे देश की रक्षा कैसे की जाएंगी? बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो जिनके ऊपर में वो बंदिशें लगानी पड़ती है कई बार, ताकि वो एक बैलेंस्ड वे में अनुशासन के साथ में काम कर सके। ठीक है, अनुशासन के साथ काम कर सके, ये याद रखना है आप लोगों ने, अनुशासन के साथ काम कर सके। तो अनुशासन लाने के लिए, ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने, डिसिप्लिन लाने के लिए, सारे काम को सही तरीके से करने के लिए, करवाने के लिए कई बार आर्म्ड फोर्सेस के ऊपर में, पैरामिलिट्री फोर्सेस के अंदर में, ठीक है, या फिर आप लोगों के पुलिस बल के ऊपर में, खुफिया एजेंसी के ऊपर में, ठीक है, कई सारे प्रतिबंध लगाने पड़ते हैं। आप लोगों में से कितने लोगों को एक चीज याद है, अभी थोड़े दिन पहले एक व्यक्ति था, ठीक है, अभिनंदन, ठीक है, पाकिस्तान में जाके उनका प्लेन क्रैश हो गया था। कितने लोग जानते हैं, कितने लोगों को पता है वो चीज? पता है आप लोगों को ये बात? पता है? प्लेन क्रैश हो गया था उनका, वो गिर गए थे, फिर वो पाकिस्तान ने उनको छोड़ा था, न्यूज बन गई थी एकदम, है ना? तो वियना कन्वेंशन के तहत छोड़ना पड़ा था, पाकिस्तान ने पकड़ लिया था। आपको पता है उनके साथ क्या हुआ उसके बाद में? किसी को भी पता चला क्या हुआ उनके साथ में? कोई इंटरव्यू देखा आप लोगों ने उनका? किसी भी टीवी चैनल पर उनका इंटरव्यू देखा आप लोगों ने? आपने सिर्फ उनको राष्ट्रपति से सम्मान लेते हुए देखा अभी कुछ दिन पहले, ठीक है, आप लोगों ने। लेकिन क्या अभी कभी भी आप लोगों ने उनको वहां पर में जो है, जो जिस तरीके से वहां पर में उनकी एंट्री दिखाई गई थी, क्या आप लोगों ने उसके बाद में उनको देखा कहीं पे भी? नहीं देखा होगा आप लोगों ने, मैं गारंटी के साथ में नहीं बता सकता, नहीं देखा होगा आप लोगों ने। पता है क्यों? अभिनंदन कुमार जब वापस आए, उनके ऊपर में, ये मैं आपको बहुत इससे बता रहा हूँ, ऐसे केस में जब भी होता है, ठीक है, ऐसे केस में जब भी होता है, उससे लंबे समय तक इंटरोगेशन किया जाता है। इवन ऐसे नाखून तक उखाड़ दिए जाते, तू बता तूने वहां जाके बताया क्या है। ये कभी न्यूज बाहर नहीं आती, ठीक है, ये कभी न्यूज बाहर नहीं आती, ये सब इंटरनल मामला होता है। ठीक है, टॉर्चर किया जाता है ये पूछने के लिए कि तुमने कौन सी इंफॉर्मेशन ऐसी थी जो तुमने उनको दी और तुम अब हमें वापस बता नहीं रहे हो करके। ठीक है, बहुत सारी चीजें होती है आप लोगों की, ये याद रखना है आप लोगों ने, जो आर्म्ड फोर्सेस के अंदर में या पैरा मिलिट्री फोर्सेस के अंदर में फंडामेंटल राइट्स को कई बार जो है, ठीक है, आप लोगों का जो है उनके ऊपर में फंडामेंटल राइट्स को रोका जाता है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, देश की सुरक्षा की बात होती है, डिसिप्लिन मेंटेन करने की बात होती है, बहुत सारी चीजों की बात होती है। तो आर्टिकल नंबर 33 क्या करता है? रेस्ट्रिक्शंस लगाने की अनुमति देता है पार्लियामेंट को, सिर्फ पार्लियामेंट को, स्टेट गवर्नमेंट नहीं कर सकती पुलिस के ऊपर में पाबंदी या किसी के ऊपर में पाबंदी। ये क्या करती है, ठीक है, विजय लक्ष्मी पांडे बता रही, यस सर मुझे पता है, उनसे बहुत सारे अधिकार छीन लिए गए हैं, मेरे हस्बैंड एयरफोर्स में है तो उन्होंने बताया कि क्या क्या हुआ होगा। एग्जैक्टली विजय लक्ष्मी पांडे जी, एग्जैक्टली दैट्स माय पॉइंट। ये बहुत सारे लोगों को नहीं पता। देखिए विजय लक्ष्मी पांडे जी बता रहे हैं कि उनके हस्बैंड एयरफोर्स में है, और एग्जैक्टली हुआ है बहुत सारी चीजें, ये आपको कभी पता नहीं चलेंगी। ठीक है, ठीक है, ये आपको कभी पता नहीं चलेंगी चीजें, ये सारी चीजें, क्योंकि वो न्यूज में दिखाना भी अलाउड नहीं है, उसके ऊपर में पूरी तरह से प्रतिबंध है, उसको दिखाया भी नहीं जा सकता। ये ऑफिशियल
गृह मंत्रालय के तरफ से सर्क्यूलर जारी है बकायदा कि कोई भी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इसको प्रकाशित नहीं कर सकता। ठीक है, ये याद रखना है। ये सर्कुलर जारी अगर किसी ने भी किया उसका लाइसेंस रद्द हो जाएगा। बहुत सारी चीजें चलो बाद में बात करेंगे उसके ऊपर में। तो पार्लियामेंट क्या करता है, आप लोगों का आर्म फोर्सेस, पुलिस फोर्सेस और इंटेलिजेंस एजेंसीज के ऊपर में प्रतिबंध लगाता है। ये याद रखना है आप लोगों ने, पूछे जा सकते हैं ये, इसीलिए तो पढ़ा रहा हूँ ना, नहीं क्यों जबरदस्ती क्यों पढ़ा था आपको। ठीक है, उसके बाद में आर्टिकल नंबर 34 क्या बोलता है। मान लीजिए कि किसी एक एरिया के अंदर में मिलिट्री रूल लागू कर दिया गया, मार्शल लॉ, वहां पर में हो हल्लड़ मच गया बहुत ज्यादा, और बहुत ज्यादा जो है मान लीजिए कि दंगे फसाद हो रहे हैं, पुलिस भी उसको संभाल नहीं पा रही। उस एरिया में मिलिट्री लॉ लगा दिया गया, मिलिट्री के हाथों में सौंप दिया गया उस एरिया को कुछ समय के लिए। तो जितने समय के लिए उस एरिया को मिलिट्री के हाथों में सौंप दिया गया, वहां पर में रहने वाले लोग, ठीक है, वहां के रहने वाले लोगों के फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड हो जाते हैं 19 और 20 को छोड़कर, 20 और 21 को छोड़कर। ठीक है, मार्शल लॉ का मतलब होता है मिलिट्री कानून, धारा, ठीक है, जो आपका आई थिंक धारा 344, जो क्या होता है, धारा धारा कौन सी होती है आप लोगों की, जस्ट स्किप हो गया माइंड से। धारा 144, जो धारा 144 लगाई जाती है आप लोगों की, ठीक है, वो अलग है, वो पुलिस को पावर दिए जाते हैं। ठीक है, वो अलग चीज है। ये है मार्शल लॉ, मिलिट्री रूल, जिसमें मिलिट्री को सौंप दिया जाता है। धारा 144 के अंदर में पुलिस आपकी पिटाई करेंगी, और जब मिलिट्री लॉ लगाया जाता है, उस समय में मिलिट्री के हाथ में दे दिया जाता है। ठीक है, काफी सारे लॉज इसके लिए बनाए गए हैं। आफ्सा करके एक लॉ है, अरुणाचल प्रदेश वगैरह के अंदर में काफी लंबे समय तक लगा रहा, कश्मीर के अंदर में लगा रहा। ठीक है, मिलिट्री के हाथ में कुछ ज्यादा अधिकार दे दिए जाते हैं उस समय में। तो जिस छोटे से इलाके के अंदर में मिलिट्री रूल लगाया गया है, वहां के इलाके के लोगों के फंडामेंटल राइट्स को रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है। ठीक है, प्रतिबंधित किया जा सकता है अगर किसी क्षेत्र में फौजी कानून लगा दिया गया है तो। ठीक है, ये याद रखना है। नेशनल इमरजेंसी से ये डिफरेंट है, क्योंकि नेशनल इमरजेंसी पूरे देश के ऊपर में लगती है, और ये जो होता है, ये कोई छोटे से क्षेत्र में, कोई इलाके के अंदर में लगता है, कोई छोटे से इलाके में, जहां पर में आप लोगों का दंगा फसाद या बहुत ज्यादा बड़े लेवल के ऊपर में कोई भसड़ मच गई है। ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने। हाँ बिल्कुल बिल्कुल मधु जी, बिल्कुल सही पकड़ा है। मार्शल लॉ का एक एग्जांपल जालियन वाला बाग, जैसे अमृतसर शहर के अंदर में केवल मार्शल लॉ लगाया गया था उस समय में, पूरे देश के अंदर में नहीं। ठीक है, चलो आर्टिकल नंबर 35 क्या बोलता है। आर्टिकल नंबर 35 बोलता है आप लोगों का फ्रेंड्स कि ज्यादातर जो आप लोगों के मौलिक अधिकार है वो सीधे लागू किए जाने योग्य है, डायरेक्टली वो लागू हो सकते हैं। लेकिन ठीक है, बाकी के जो कानून है आप लोगों के, ऐसे भी फंडामेंटल राइट्स हो सकते हैं, वो जब तक लागू नहीं होंगे, जब तब तक लागू नहीं होंगे जब तक संसद द्वारा उसके ऊपर में कोई कानून नहीं बना लिया जाता। आर्टिकल नंबर 35 का एग्जांपल सुनो। आर्टिकल नंबर 35 क्या बोलता है उसको एक एग्जांपल से समझाता हूं। 21A नाम का एक फंडामेंटल राइट था, कब बना था ये, बता सकता है कोई मेरे को कब बना था ये, कब बना था ये, बताओ। 2002 में बना था ये। ठीक है, 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के जरिए। लेकिन लागू कब हुआ ये, कोई बता सकता है। भाई जब बन गया था 2002 में, तो इतने दिनों तक लागू क्यों नहीं किया गया। 33 और 34 में क्या अंतर है भाई, 33 जो है वो पुलिस और आर्म्ड फोर्सेस को के फंडामेंटल राइट्स को रेस्ट्रिक्ट करता है, 34 जो है वो लोगों के राइट्स को रेस्ट्रिक्ट करता है। जिस इलाके में मिलिट्री कानून लगाया गया है, उस इलाके के लोगों के फंडामेंटल राइट्स को रेस्ट्रिक्ट करता है। बहुत बड़ा वाला फर्क है 33 और 34 में। 33 जो आर्म्ड फोर्सेस है, जो पुलिस वाले हैं या मिलिट्री वाले लोग हैं, उनके अधिकारों को, उनके परिवार के, इवन कई बार उनके परिवार के लोगों के राइट्स को रेस्ट्रिक्ट करता है। जबकि आर्टिकल नंबर 34 जिस इलाके में मिलिट्री लॉ लगाया गया है, उस इलाके में रहने वाले लोगों के राइट्स को रेस्ट्रिक्ट करता है। आर्टिकल नंबर 35 बोलता है कि मैक्सिमम फंडामेंटल राइट्स आप लोगों के अपने आप लागू होते हैं, बट कुछ फंडामेंटल राइट्स ऐसे भी बनाए जा सकते हैं जिसको बना तो दिया गया है, लेकिन लागू करने के लिए आपको कानून बनाना पड़ेगा। ठीक है, कानून बनाना पड़ेगा, और वो कानून को जब आप लागू करोगे, ठीक है, जब उस कानून को लागू करोगे तब जाकर वो फंडामेंटल राइट जो है आप लोगों का लागू होगा। ठीक है, एग्जाम्पल से समझ में आ गया होगा आपको।
2002 में बन गया था, बट संसद ने बोला अभी हम इसको फिलहाल लागू नहीं कर रहे, हम सिर्फ बना के रख रहे हैं यहाँ पर में। भाई बिरयानी बन गई है, कोई खाएगा नहीं अभी, ठीक है। जब तक मेहमान लोग आ नहीं जाते, कोई बिरयानी को हाथ नहीं लगाएगा, रसगुल्ले को और ढोकले को, जलेबी फाफड़ा, इसको कोई हाथ नहीं लगाएगा। नहीं तो बच्चे लोग क्या करते तभी खाएंगे। मम्मी ने साफ बोल दिया आपको, बना के रख रही हूँ, लेकिन आने दो मेहमान को, तब बनाएंगे, या जब सही समय आएगा तब खाएंगे अपन लोग। तो वैसी ही वाली बात है यहाँ पर में, बना के रख दे, ऐसा अधिकार दिया गया संसद को कि कोई फंडामेंटल राइट्स आप बना के रख सकते हो, और उसको लागू करने के लिए ये बोला जा सकता है कि एक अलग कानून बनाया जाएगा, और उस कानून के अंदर में सारी बातें लिखी हुई होंगी कि ये फंडामेंटल राइट्स कैसे काम करेगा। इसका एक एग्जांपल मैंने आपको आर्टिकल नंबर 21A बता दिया कि बन गया था 2002 के अंदर में, लेकिन लागू किया गया आप लोगों का 1 अप्रैल 2010 को, कानून बनाने के बाद में, आरटीई एक्ट 2009 कानून को लागू करके। ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट एग्जाम में पूछ सकते हैं। 34, 35 और 30 आप लोगों का, इसको मैं रिवाइज करवा देता हूँ आप लोगों को। ठीक है, कोई इशू नहीं है। 34 जो है ये आप लोगों का जो पुलिस होती है, आर्मी के जो लोग होते हैं, ठीक है, और इसी तरीके के और भी जो पैरामिलिट्री फोर्सेस होते हैं, उनके फंडामेंटल राइट्स को रेस्ट्रिक्ट करता है। आर्टिकल नंबर 33, 34 जो है ये क्या करता है, कहीं पे भी अगर मिलिट्री लॉ लगाया गया है, मिलिट्री लॉ अगर लगाया गया है, तो उस एरिया के लोगों के अधिकारों को, उस एरिया के लोगों के, जहां पर में लगाया गया, उस एरिया के लोगों के अधिकारों को रेस्ट्रिक्ट करता है। आर्टिकल नंबर 35 संसद को यह अधिकार देता है, ठीक है, संसद को, विधानसभाओं को नहीं, केवल और केवल संसद को यह अधिकार देता है कि संसद चाहे तो कुछ कानूनों को, ठीक है, कुछ फंडामेंटल राइट्स को बना सकती है, अभी बना सकती है, बना सकती है, बट लागू बाद में कर सकती है, लागू बाद में कर सकती है, बाद में कर सकती है, जैसे कि मैंने आप लोगों को एग्जांपल दिया, बाद में लागू कर सकती है। ये है तीनों में फर्क। मैं आपको बता दूं, 33, 34 और 35 ये तीनों अधिकार केवल और केवल संसद के पास है। भारत के कोई भी विधानसभा इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकती, केवल संसद कर सकती है यहां पर में। ठीक है, ओके, संसद कर सकती है, ये याद रखना है आप लोगों ने। हमारे भारत के संविधान के अंदर में 2 आर्टिकल्स ऐसे हैं आप लोगों के फ्रेंड्स, जो कभी भी सस्पेंड नहीं हो सकते। कौन से 2 बता चुका हूं मैं आपको ऑलरेडी, आर्टिकल नंबर 20 और 21। ठीक है, आर्टिकल नंबर 20 और 21 प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस, ठीक है, और आर्टिकल नंबर 21 प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। मतलब कि आप लोगों का ये जो अधिकार है, आर्टिकल नंबर 20 आपको पूरा पढ़ाया है मैंने, ठीक है, पूरा का पूरा पढ़ाया आप लोगों को। ठीक है, 20 आप लोगों का कि भाई क्या क्या है, आपको कैसे, अगर आपको सजा हो भी गई तो भी आप लोगों को कुछ अधिकार दिए गए हैं। ठीक है, और 21 जो है ये बोलता है कि आपको जीवन जीने का अधिकार है। तो 20 और 21 इसको कभी भी सस्पेंड नहीं किया जा सकता, चाहे कोई भी लेवल की इमरजेंसी लगा लो आप, कभी भी निरस्त नहीं होते, कभी भी सस्पेंड नहीं किया जा सकता। आर्टिकल नंबर 19, 20 और 21, ठीक है, अगर आर्म्ड रिबेलियन होता है, मान लीजिए कि हमारे देश के जो लोग हैं, यहां पर मैं समझना आप लोग, सशस्त्र विद्रोह होता है, मैं अपना ये पेन लेके निकल गया, ठीक है, आप यहाँ पर मैं जो है जो भी लड़कियां है अपने छुरी और अपने वो क्या होता है आप लोगों का चम्मच बर्तन उर्तन लेके निकल गए सरकार के खिलाफ, और आर्म्ड रिबेलियन कर दिया आपने सरकार के खिलाफ कि सरकार छोड़ो करके, अब हम हमारे हाथ में सत्ता लेंगे। अगर आर्म्ड रिबेलियन सशस्त्र विद्रोह हो जाता है देश के अंदर में, तो उस समय में 19, 20 और 21 को छोड़कर सारे सस्पेंड किए जा सकते हैं। देखो 20 और 21 को तो अभी भी सस्पेंड नहीं किया जा सकता, किसी भी केस में नहीं किया जा सकता। अगर आर्म्ड रिबेलियन हो रहा है तो 19 को भी सस्पेंड नहीं कर सकते आप, ये याद रखना है। आर्म्ड रिबेलियन के केस में, आर्म्ड रिबेलियन का मतलब होता है सशस्त्र विद्रोह, शस्त्र लेकर, अस्त्र शस्त्र लेकर लोग सड़क पर निकल गए और सरकार के खिलाफ विरोध करने लगे। शांतिपूर्ण तरीके से करोगे तो कोई कुछ नहीं होने वाला, लेकिन अगर आप शस्त्र लेकर सशस्त्र विद्रोह अगर आप लोगों ने कर दिया, ये हिंदी की स्लाइड आई थिंक शायद इसकी मिसिंग दिख रही है मुझे यहाँ पर में, मैं आप लोगों को जब ये दूंगा ना इसका, ठीक है, इसका ये दूंगा मैं आप लोगों को पीडीएफ, उसके अंदर में मैं डाल दूंगा उसको, डोंट वरी।
मुझे कॉन्स्टिट्यूशन चैप्टर से डर लगता था, बट आपने बहुत इजी कर दिया। चलो बहुत अच्छी बात है। ऐसा ही इजी सारा ही पूरा लगने लगेगा आपको। आर्टिकल नंबर 20 और 21 जो है कभी सस्पेंड नहीं होते। अगर सशस्त्र विद्रोह हो रहा है आपका तो 19 को भी सस्पेंड नहीं किया जा सकता। 19 बोल रहा है कि मैं सशस्त्र विद्रोह में, चलो कम से कम सशस्त्र विद्रोह में तो बच गया मैं, ठीक है। चलिए, तो ये याद रखना है आप लोगों ने। अच्छा, एक और बात आप लोगों को बताता हूं कि अगर नेशनल इमरजेंसी लगती है, राष्ट्रीय आपातकाल लग गया, चाइना ने हमारे देश पर हमला कर दिया, ठीक है, तो अब क्या मैं वेट करूं? हमारे देश में इमरजेंसी घोषित हो गई, तो क्या अब मैं वेट करूं कि पहले हमारी सरकार संविधान हमारे फंडामेंटल राइट को सस्पेंड करेंगी, फिर हम लोग जो है फंडामेंटल राइट्स का इस्तेमाल करना बंद करेंगे, ठीक है? क्या मैं वेट करूं यहां पर? मैं कुछ अधिकारों के लिए वेट किया जा सकता है, कुछ अधिकार ऐसे हैं जिनके लिए वेट नहीं किया जा सकता। फॉर एग्जाम्पल आर्टिकल नंबर 19, अगर नेशनल इमरजेंसी है, नेशनल इमरजेंसी आ जाती है, राष्ट्रीय आपातकाल आ गया, ठीक है, कोई बहुत बड़ी दुर्घटना आ गई हमारे, तो पहले आपको वहां प्योंगयांग लेक के ऊपर में मैं नाक नाक की टेस्टिंग करने के लिए जाने दूं, या पहले आपको यहाँ पर मैं आपके फटाक से ऑटोमेटिकली आपका जैसे ही नेशनल इमरजेंसी लगी अपने आप बोल दूं कि भाई 19 सस्पेंड हो गया, बाकी के आर्टिकल हम कल सस्पेंड करेंगे? ऐसा करना चाहिए? आप बताओ। 19 ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाता है। ये क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में आ चुका है। नेशनल इमरजेंसी या फिर एक्सटर्नल वॉर के समय में या राष्ट्रीय आपातकाल के समय में कौन सा आर्टिकल है जो अपने आप सस्पेंड हो जाता है? 19 अपने आप सस्पेंड, जैसी नेशनल इमरजेंसी घोषित अपने आप सस्पेंड, कोई राष्ट्रपति को उसके लिए नोटिफिकेशन अलग से निकालने की जरूरत नहीं है। बाकी के जो आर्टिकल, बाकी के जो फंडामेंटल राइट्स है, बाकी के जो फंडामेंटल राइट्स है, उनको राष्ट्रपति को एक नोटिफिकेशन जारी करना पड़ता है, ठीक है, नोटिफिकेशन जारी करना पड़ता है कि ये और ये वाले फंडामेंटल राइट्स को हम सस्पेंड कर रहे हैं, इसको इसको और इसको सस्पेंड कर रहे हैं। जो जो भी उनको सस्पेंड करना है वो आर्टिकल नंबर 359 का उनका अधिकार है, राष्ट्रपति के पास में, वो ऑर्डर निकालेंगे और सस्पेंड करेंगे। आर्टिकल नंबर 358 कहता है कि जैसे ही नेशनल इमरजेंसी घोषित हुई, अपने आप ये 19 जो है वो अपने आप को, ठीक है, कोने में दबा देगा कि भाई मैं तो चला, तुम लोग संभालो करके, ठीक है। आर्टिकल नंबर 19 अपने आप नेशनल इमरजेंसी के केस में सस्पेंड हो जाता है। अरे यार अनामिका भारती, अभी तो बताया, ऐसा क्यों करते हैं? आर्टिकल नंबर 19 में क्या दिया है आपको, बताओ। आर्टिकल नंबर 19 के अंदर में आपको बोला है यहाँ पर में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बोलने दो यहाँ पर में चाइना जिंदाबाद, ठीक है, नेपाल जिंदाबाद, भूटान जिंदाबाद। अब यहाँ करने दूं मैं यहाँ पर मैं कम्युनिस्ट पार्टी के जो कुछ सपोर्टर्स होंगे उन लोगों को इस तरीके के कुछ भी बोलने दूं यहाँ पर मैं? अच्छा वो छोड़ो, ठीक है, लोगों को इकट्ठा हो जाने दो यहाँ पर मैं, अरे वाह वॉर चल रहा है, पबजी खेल रहे हैं लोग, हम भी देखेंगे, हम भी देखेंगे, हमको तो अधिकार है यहाँ पर मैं कहीं पे भी जाके देखने का, दानी सर ने पढ़ाया था हमको, ठीक है, हम तो देखेंगे, हम तो जाएंगे यहाँ पर में। आर्टिकल नंबर 19 है हमारे पास में, ठीक है, करने दे आप लोगों को वहां पर में ऐसा, देश में कहीं पे भी जाकर घूमने का अधिकार। अब बोलेंगे आप मेरे को बॉर्डर पे ही जाना है, मेरे को इधर जाना है, उधर जाना है, तो मतलब पहले आपको संभाले इधर उधर जाने दे, या पहले सेना को संभाले हम लोग और देश को संभाले हम लोग यहाँ पर में? क्या करने का, क्या चाहते क्या हो आप? लुट जाने दे देश को तुम्हारे फंडामेंटल राइट्स की 19 के लिए हम लोग? नहीं ना भाई, पहले फुर्सत में खत्म करो इसको यहाँ पर में, पहले फुर्सत में इसको सस्पेंड करो यहाँ पर में, ओके। तो ये याद रखना है कि आर्टिकल नंबर 19 अपने आप सस्पेंड हो जाएगा, ठीक है, अपने आप सस्पेंड हो जाएगा। आर्टिकल नंबर 358 में ये बात बोली गई है, और बाकी के आर्टिकल्स को राष्ट्रपति को खुद से राष्ट्रपति को करना पड़ेगा। ये मैं आगे में आपको जब मिसलेनियस पढ़ाऊंगा ना, ठीक है। क्या हो गया? कमेंट्स दिख रहे हैं? अरे तो जिसको दिख रहे हैं सही बात है, ये रूही ने बहुत अच्छा लिखा है, सब आग बंद कर लो, जिसको कमेंट दिख रहे भाई बंद कर दो उसको, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इधर ध्यान दो पूरा का पूरा, देख लो एक दूसरे के कमेंट, देख लो, जाओ आ जाओ इधर में, ठीक है। चलिए, तो ये पॉइंट्स थे फ्रेंड्स आप लोगों के, कुछ ये याद रखना है आप लोगों ने। कुछ क्वेश्चंस भी दिखा देता हूं आपको। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन द राइट टू एजुकेशन? बहुत ही सिंपल है, राइट टू एजुकेशन आप लोगों का, ठीक है, याद नहीं रहते थे बट अब याद हो गया है, जो जो आप कराए हैं बाकी सब आर्टिकल भी एक तरफ से करा दीजिएगा, मैं सारे के सारे ही इस तरीके से याद करा दूंगा, डोंट वरी, टेंशन ना लो। आर्टिकल नंबर 21A, ठीक है, ये याद रखना है। 12 हम लोगों ने देखा था फ्रेंड्स, ये स्टेट की डेफिनेशन को बताता है, स्टेट की डेफिनेशन कल ही बताया था आप लोगों को, याद है, ये राज्य किस किस को बोलते हैं उसको डिफाइन करता है। आर्टिकल नंबर 23 जो है आपका ह्यूमन ट्रैफिकिंग, मानव का जो व्यापार होता है उसको रोकता है, और फोर्स्ड लेबर, फोर्स्ड लेबर, जबरदस्ती जो काम करवाया जाता है उसको रोकता है आप लोगों का।
5 भी बता दूंगा आपको जब मैं सिटीजनशिप वाला पढ़ाऊंगा तब, ठीक है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने हार्ट एंड सोल किसको कहा था? ठीक है, हार्ट एंड सोल। रिट्स तो बिल्कुल कराऊंगा शालीन कुमारी जी, रिट्स तो एकदम स्पेशल लेक्चर लेके कराऊंगा। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो है फ्रेंड्स, इन्होंने राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी ये आर्टिकल नंबर 32 में दिया है, जिसको इन्होंने हार्ट एंड सोल कहा था। राइट टू लाइफ आपका आर्टिकल नंबर 21 में दिया है। राइट टू इक्वालिटी आप लोगों का आर्टिकल नंबर 14 से लेकर 18 तक दिया हुआ है। फ्रीडम ऑफ रिलीजन आप लोगों का 25 से लेकर 28 तक दिया है। ठीक है, 25 से लेकर 28 तक के जो आर्टिकल्स है वो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन के अंदर में आप लोगों के, ये याद रखना है आपने। तो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, संवैधानिक उपचार का जो अधिकार है, सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार, उसको ये कहा है इन्होंने। फंडामेंटल राइट जो था, राइट टू प्रॉपर्टी, ये कौन से वाले संविधान संशोधन के जरिए हटाया गया था? जल्दी जल्दी बताते जाओ। ठीक है, तो 44वां संविधान संशोधन जो था उससे हटाया गया था। कौन से साल हुआ था ये? 1978 के अंदर में। मोरारजी देसाई उस समय में भारत के प्रधानमंत्री थे, मोरारजी देसाई। Which of the following article of Indian Constitution deals with the right to equality before law? Equality before law, कानून के सामने समानता। ठीक है, तो सबसे पहला जो फंडामेंटल राइट था आपका 14 नंबर का, वो आपका, ठीक है, राइट टू इक्वालिटी बिफोर लॉ था। ये याद रखना है आप लोगों ने। ठीक है, बी इज द करेक्ट आंसर। बाकी 13 जो है फ्रेंड्स, ये आपको जुडिशियल रिव्यू की बात करता है। और जुडिशियल रिव्यू क्या होता है, ये कल मैंने बहुत अच्छे से समझाया है। जिसको भी याद नहीं आ रहा है, प्लीज एक बार रिवाइज जरूर करना, कि अगर कोई भी कानून फंडामेंटल राइट के खिलाफ बनता है तो सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट को ये अधिकार है कि उसको निरस्त कर दे। आर्टिकल नंबर 15 जो है आप लोगों का भेदभाव से बचाता है, ये भेदभाव से बचाता है आप लोगों को। और आर्टिकल नंबर 17 अनटचेबिलिटी से बचाता है, अनटचेबिलिटी से बचाता है। Which article of Indian Constitution prohibits discrimination on the grounds of religion, race, caste, sex and place of birth? ठीक है, धर्म, वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव से रोकता है। तो आर्टिकल नंबर 15 भेदभाव से रोकता है, अभी बताया आप लोगों को। आर्टिकल नंबर 15 एक एक करके बात कर लेते हैं। 19 जो है आपको ये फ्रीडम देता है, कुछ 6 फ्रीडम देता है आप लोगों को, 6 फ्रीडम। वो 6 फ्रीडम कौन कौन से वो आप लोगों को पता है? कहीं पे भी घूमने का अधिकार, बोलने का अधिकार, प्रेस की स्वतंत्रता, वो वन में आ जाती है, अपना काम धंधा शुरू करने का अधिकार वगैरह वगैरह। 23 के अंदर में वही है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग को रोका जा रहा है, खरीद फरोख्त को इंसानों की, और फोर्स लेबर को रोका जा रहा है। और 25 में रिलीजन की स्वतंत्रता दी गई है आपको, धार्मिक स्वतंत्रता। फंडामेंटल राइट्स कैन बी सस्पेंडेड बाय, कौन सस्पेंड कर सकता है फंडामेंटल राइट्स को? गवर्नर, प्रेसिडेंट, लॉ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, बताओ। जी, तो ये यहाँ पर में राष्ट्रपति कर सकते हैं, ये याद रखना है। आर्टिकल नंबर 359 ये अधिकार देता है राष्ट्रपति को, आर्टिकल नंबर 359। फंडामेंटल राइट को सस्पेंड करने का अधिकार कौन सा आर्टिकल राष्ट्रपति को देता है? 359 नंबर का जो आर्टिकल है वो देता है राष्ट्रपति को ये अधिकार संविधान का, कि भाई फंडामेंटल राइट्स को जब भी जरूरत पड़े, नेशनल इमरजेंसी के समय में या वो आर्म्ड रिबेलियन के समय में, उसको आप सस्पेंड कर सकते हो। फंडामेंटल राइट का गार्जियन कौन है? संरक्षक, कि भाई जिसकी जिम्मेदारी है कि फंडामेंटल राइट्स को बचा कर रखे। तो आपको पता ही है कि आर्टिकल नंबर 32 कहता है, आर्टिकल नंबर 32, कि अगर से मान लीजिए कि कोई भी जो ये है आप लोगों का, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स आपका उसका हनन होता है, तो क्या किया जा सकता है? आप लोग कोर्ट जा सकते हो, है ना, कोर्ट जा सकते हो आप लोग। तो जुडिशरी जो है आपकी संरक्षक है, मौलिक अधिकार की संरक्षक है। न्यायपालिका जा सकते हो आप लोग अपने अधिकारों के लिए, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने। In which article of the Constitution India says no child below the age of 14 years? कोई भी बच्चा जो 14 साल से छोटा है, कारखानों या खदानों में या किसी भी खतरनाक रोजगार के अंदर में उसको कार्य नहीं करवाया जा सकता। ये बात आप लोगों की कहाँ बोली गई है? आर्टिकल नंबर 24 में बोली गई है, ये याद रखना है, आर्टिकल नंबर 24 में। ठीक है, ये भी याद रख सकते हो आप लोग। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है? एबोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी। तो अनटचेबिलिटी को खत्म कर दिया गया आर्टिकल नंबर 17 में। हम वही करेंगे जो हम हमेशा करते हैं, रिवीजन। अनटचेबिलिटी को खत्म कर दिया गया 17 में। 16 में जो है वो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में, ठीक है, आप लोगों को
इक्वेलिटी दी गई है, एम्प्लॉयमेंट में इक्वलिटी, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में मतलब सरकारी जॉब में इक्वलिटी दी जाएंगी। 21 में आपको राइट टू लाइफ दिया गया है, और 25 में आपको पता ही है फ्रेंड्स की 25 के अंदर में आपको रिलीजन का अधिकार दिया गया, रिलीजन, ठीक है, रिलीजन का अधिकार आप लोगों को दिया गया है। तो ये आप लोगों का हो गया। उसके बाद में अकॉर्डिंग टू डॉक्टर बी आर अम्बेडकर विच आर्टिकल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे इंपॉर्टेंट वाला आर्टिकल या हार्ट एंड सोल किसको कहा था उन्होंने कहा था आर्टिकल नंबर 32 को, ऐसा उनका मानना था। वैसे तो सारे ही आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, लेकिन आर्टिकल नंबर 32 के साथ उनका कुछ ज्यादा ही लगाव था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स कैन नॉट बी सस्पेंडेड इवन ड्यूरिंग द इमरजेंसी। किसी भी हाल में इसको सस्पेंड नहीं किया जा सकता। तो कौन से आर्टिकल से आप लोगों के 20 और 21, इन दो आर्टिकल्स को कभी भी सस्पेंड नहीं किया जा सकता, ये भी याद रखना है आप लोगों ने। इसके अलावा कौन सा आर्टिकल है जो ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाता है? भाई हम तो चले परदेश, हम परदेसी हो गए, छूटा अपना देश, हम परदेसी हो गए। कौन सा आर्टिकल है जो ये कहता है जब भी नेशनल इमरजेंसी लगती है? ठीक है, तो ये कहता है आपका आर्टिकल नंबर 19। ठीक है, 19 की बात मैं बताऊं तो ये बात आर्टिकल नंबर 358 में लिखी गई है, 358 में, कि जब जब नेशनल इमरजेंसी लगेगी आर्टिकल 19 जो है ये गाना गा के, ठीक है, निकल पड़ेगा, मतलब वो अपने आप सस्पेंड हो जाएगा, अपने आप ऑटोमेटिकली। ठीक है, चलो। विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ फंडामेंटल राइट्स एंड जो है उनका एसोसिएशन ठीक से नहीं लगा है, मतलब उनमें गड़बड़ है। राइट टू फ्रीडम आर्टिकल नंबर 18 से 14 से 18 तक है, बिल्कुल सही है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन 23 और 24 है, बिल्कुल सही है। ठीक है, आपको पता है ना शोषण के खिलाफ अधिकार। धर्म की स्वतंत्रता 25 से 28 है, ये भी सही है। सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार 29 से 30 तक है आप लोगों का, बताइए जल्दी बताओ। सारे के सारे लोग फंस गए यहाँ पर। राइट टू फ्रीडम, ठीक है, 14 से 18 है, या राइट टू इक्वेलिटी 14 से 18 है? राइट टू फ्रीडम जो है ना आप लोगों का, ये याद रखना 19 से लेकर आप लोगों का 22 तक है, 19 से लेकर 22 तक। और ये जो है आप लोगों का राइट 19 14 से लेकर 18, ये है राइट टू इक्वेलिटी, राइट टू इक्वेलिटी, समानता का अधिकार। तो पहला वाला आप लोगों का आंसर होगा, क्योंकि ये वाला गलत है। स्वतंत्रता का अधिकार आपका, जो स्वतंत्रता के अधिकार है ये 19 से लेकर 22 तक के अधिकार है आप लोगों के। ठीक है, और अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक जो है ये समानता के अधिकार के अंदर में आता है, समानता। ओके, बाकी की ये जो है ये बिल्कुल आप लोगों के सही है। ठीक है, ये बिल्कुल सही है, समझ गए आप लोग जी। चलो, तो इस तरीके से आप लोगों ने इसको सोचना था। मैंने कहा, लोगों ने बढ़िया से मस्त है कि हाँ हाँ सर, यस सर करके आगे बढ़ते गए वो लोग। तो ये आप लोगों का जो है फ्रेंड्स फंडामेंटल राइट्स वाला था आज का लेक्चर। मेरे ख्याल से काफी ज्यादा समय भी हो गया आप लोगों का। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के अंदर में मिलते हैं, आगे के लेक्चर्स के अंदर में। आप लोग बस जुड़े रहिए अच्छे से, मेरे ऊपर में रखिए यहाँ पर मैं आप लोग, और अच्छे से रिवीजन करते रहिए सारे के सारे लोग। हम लोग ऐसे ही आगे बढ़ते रहेंगे। ठीक है, चलिए, ज्योग्राफी की क्लास लीजिएगा, रिवर माउंटेन का सारे के सारे ही क्लास लूंगा यार, आपको बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, बस जो पढ़ा रहा हूँ उसको अच्छे से पढ़ते जाओ, बाकी का सारा हेडेक मेरे ऊपर में छोड़ दो। ठीक है, चलो, आई होप आपको मजा आई होंगी पूरा फंडामेंटल राइट्स पढ़ने में। डीपीएसपी पढ़ने में भी ऐसी मजा आएंगी आप लोगों को, प्रियम्बल पढ़ने में ऐसी मजा आएंगी आप लोगों को, और जितने भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस है वो पढ़ने में भी ऐसी मजा आएंगी। प्लस में ज्योग्राफी भी आपको ऐसे ही बहुत ईजी लैंग्वेज के अंदर में सारी की सारी चीजें समझा दूंगा आपको। बेसिक इकोनॉमिक्स भी हम लोग पढ़ेंगे, ताकि आप लोगों को पता रहे कि इकोनॉमिक्स से क्वेश्चंस कैसे पूछे जा सकते हैं। सब कुछ पढ़ाऊंगा, बस पेशेंस रखो। ठीक है, जो जो पेशेंस रखेगा, ठीक है, शांति रखो, सोना मिलेगा बस। चलो, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड बाय, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर योर स्वीट कमेंट्स। सबसे पहले आप 2-3 क्लास लीजिए, और मैं लूंगा यार, मेरे को पता है कैसे खत्म करना है वो, मुझे पता है, आप टेंशन ना लो। सीटेट में जनरल है क्या? मैं बीपीएससी ओबीसी से फिल कर सकती हूँ? सम्मा जी, इसका मेरे पास में कोई आइडिया नहीं है। आप एक बार प्लीज बीपीएससी के मेल आईडी पे, ईमेल आईडी पे मेल कर दीजिए, या फिर आप उनको एक बार कॉल कर लीजिए उनके वेबसाइट पे। मैं कल वैसे भी वेबसाइट का नंबर निकाल के लेके ही आने वाला हूँ आप लोगों के लिए, नंबर उनका बेसिकली वो कर दूंगा मैं। ठीक है, ईबीसी रिजर्वेशन, ईबीसी क्या होता है? ईडब्ल्यूएस होता है, ईबीसी तो मैंने सुना नहीं। ईडब्ल्यूएस होता है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन।
ईबीएस नहीं होता कुछ भी, मेरे को नहीं पता ईबीएस क्या है। ईडब्ल्यूएस सुना है, ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, ठीक है। सर आप जो पढ़ाते हैं वही सब करें या कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। संतोष दास जी, बिल्कुल मैंने आपसे कल भी कहा था कि आप संतोष रखिए बिल्कुल, और बिल्कुल जो पढ़ा रहा हूँ वो अच्छे से पढ़िए। इतना अगर आप कर लोगे उसके बाद में मेरे से पूछना कि सर और क्या करना है, ठीक है, तो फिर मैं आपको बता दूंगा कि भाई ये भी कर लो, आपको यूपीएससी करने के भी काम आ जाएगा करके। अभी फिलहाल में जो जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो उसके लिए मोर देन इनफ है ये, मोर देन इनफ, ठीक है। ओके चलिए, थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, टेक केयर एंड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू, बाय। एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास, अच्छा, अच्छी बात है। मेरे को फिर इस बारे में एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास के बारे में जो है वो नहीं पता है, ठीक है, कोई। इसके अंदर में आप एक बार बीपीएससी की वेबसाइट के ऊपर में पूछ लीजिए, वो आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से एक्सप्लेन कर पाएंगे ईबीसी के सर्टिफिकेट के बारे में। सर्टिफिकेट्स के बारे में जो भी है वो प्लीज़ एक बार बीपीएससी की वेबसाइट के ऊपर में या उनके फ़ोन नंबर पे पूछ लीजिए, वो आपको ज़्यादा अच्छे से बता पाएंगे, ठीक है। चलो, थैंक यू फ्रेंड्स, टेक केयर एंड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू, बाय। तो मुझे उम्मीद है फ्रेंड्स कि आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आया होगा। तो फ्रेंड्स सेशन को लाइक जरूर कीजिए, कमेंट करके मुझे बताइए कि लेक्चर आप लोगों को कैसा लगा। टीचिंग परीक्षा जो चैनल है इसको सब्सक्राइब जरूर करना आप लोग, और साथ ही साथ फ्रेंड्स दानिश शेख टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन जरूर कर लेना। मिलते हैं हमारे किसी और लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।